नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कन्हैया। स्वागत करता हूं सामान्य भौतिकी के इस नए लेक्चर में, जिसका आज का टॉपिक है ऊष्मा यानी हीट। आज के टॉपिक में मेनली हम लोग कवर करेंगे कि ऊष्मा क्या है, तापमान क्या है, ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, चालन, संवहन, विकिरण जो माध्यम है। न्यूटन महोदय ने ऊष्मा के संबंध में शीतलन का क्या नियम दिया था, किरचॉफ साहब ने क्या नियम दिया था, पदार्थ के जो ठोस, द्रव, गैस हैं, तीनों अवस्थाओं में कैसे परिवर्तन होता है वो देखेंगे। पदार्थ की गुप्त ऊष्मा तथा विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है वो देखेंगे, तथा सापेक्षिक आर्द्रता को समझने का प्रयास करेंगे। और ये भी देखेंगे कि सामाजिक जो सापेक्षिक आर्द्रता है उसका वातावरण पे, मौसम पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं ऊष्मा क्या है। देखिए, ऊष्मा भी ऊर्जा का एक रूप है। जिस प्रकार हमने ऊर्जा के अन्य रूप देखे हैं, जैसे रासायनिक ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना खत्म की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ऊष्मा भी है जो ऊर्जा का ही एक रूप है। जब किसी भी दो वस्तुओं के बीच तापमान में अंतर होता है तो ऊष्मीय ऊर्जा जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में स्थानांतरित होती है। और यह सामान्यतः जो हाई टेम्परेचर की वस्तु है, जिसका तापमान ज़्यादा है, उससे ऊष्मीय ऊर्जा निकल के जो लो टेम्परेचर की वस्तु है उसमें स्थानांतरित हो जाती है। देखिए, किसी भी वस्तु में ऊष्मा ऊर्जा की जो मात्रा है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। मतलब कोई वस्तु है तो उसमें कितना ऊष्मीय ऊर्जा स्टोर होगा या कितने उसकी क्षमता रहेगी ऊष्मीय ऊर्जा को रखने की, ये उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऊष्मीय ऊर्जा का जो मात्रक है वो कैलोरी में मापा जाता है। अब जानते हैं, चूंकि ये ऊर्जा का एक रूप है तो इसको जूल में भी मापा जा सकता है, कैलोरी में भी मापा जा सकता है, ठीक है। या अब आइए समझते हैं तापमान क्या होता है। देखिए, तापमान वह कारक है जो यह निर्धारित करता है कि ऊष्मीय ऊर्जा किधर से किधर ट्रांसफर होगा। जिस वस्तु का जो तापमान ज़्यादा होगा उससे ऊष्मीय ऊर्जा निकल के उस वस्तु की ओर प्रवाहित होगी जिधर तापमान कम होगा। तो इसलिए तापमान और ऊष्मीय ऊर्जा दोनों अलग अलग चीज़ है। तापमान यह निश्चित करता है कि ऊष्मीय ऊर्जा किधर से किधर जाएगा, और ऊष्मीय ऊर्जा उसमें ऊर्जा की मात्रा है। दूसरी ओर तापमान एक तरह से यह भी बताता है कि किसमें ऊष्मीय ऊर्जा ज़्यादा है, ठीक है। जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा ज़्यादा है उसका तापमान ज़्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तापमान के बारे में आप पूर्व से भी परिचित होंगे। तापमान का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो केल्विन होता है, ठीक है। केल्विन में हम तापमान को मापते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम लोग से डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट का यूज करते हैं। अब अक्सर तापमान डिग्री सेल्सियस में बात करते हुए सुनेंगे या फ़ारेनहाइट। जैसे सामान्य कमरे का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तापमान के जो विभिन्न मात्रक हैं इनके बीच क्या रिलेशन है आप देख लीजिए। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 डिग्री केल्विन होता है, ठीक है। अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो उसके लिए फार्मूला है C/5 = F-32/9। तो ये फार्मूला का यूज करके आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन या फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। तापमान को मापने के लिए जो हम लोग यंत्र यूज करते हैं वो थर्मामीटर होता है। जैसे आप घर में भी थर्मामीटर यूज करते हैं बुखार वगैरह मापने के लिए, तो उस थर्मामीटर में पारा भरा हुआ रहता है। पारा एक ऐसा धातु है जो सामान्य टेम्परेचर पे हमको क्या लिक्विड अवस्था, द्रव अवस्था में पता चलता है। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, तापमान को मेजर करते हैं। इसके अलावा अन्य थर्मामीटर भी होते हैं जो अलग अलग पदार्थ यूज करते हैं और वो काफ़ी डिफरेंट रेंज के टेम्परेचर को नाप सकते हैं। एक होता है परम शून्य ताप। परम शून्य ताप वह ताप होता है कि उससे नीचे किसी वस्तु का तापमान नहीं जा सकता, उसको कहा जाता है 0 डिग्री केल्विन को परम शून्य ताप कहा जाता है। उससे नीचे किसी वस्तु का तापमान नहीं जा सकता। अधिकतम तापमान कुछ भी जा सकता है, 1200 डिग्री सेल्सियस, 8000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 0 डिग्री केल्विन से नीचे नहीं जा सकता है। तो इसको बोलते हैं परम शून्य ताप। थर्मामीटर को हिंदी में आप तापमापी भी बोल सकते हैं,
तापमापी बोलते हैं। आइए अब समझते हैं कि ऊष्मा का स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह कैसे होता है। देखिए वास्तव में क्या होता है कि जब हम किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो वो उसके जो कण हैं, जो अणु हैं, परमाणु हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऊष्मा को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, सारे परमाणु ग्रहण करते हैं ऊष्मा, इसीलिए फिर धीरे धीरे फिर मिल के वो पूरा पदार्थ गर्म हो जाता है। तो हम जानते हैं कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, लेकिन यह जो स्थानांतरण 3 तरीके से हो सकता है। एक तो चालन मेथड से, दूसरा संवहन मेथड से और तीसरा विकिरण यानी रेडिएशन मेथड से। तो हम समझते हैं अलग अलग ये क्या है। जो चालन कंडक्शन का माध्यम है वो सिर्फ ठोस में होता है। अगर ठोस माध्यम में, जैसे मान लीजिए एक लोहा है, लोहा के एक सिरा को आप गर्म कीजिएगा तो धीरे धीरे कुछ देर बाद देखिएगा कि दूसरा सिरा गर्म हो गया। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए कढ़ाई रख देते हैं, तो कढ़ाई के तो ऊष्मा नीचे से देते हैं पेंदी में, लेकिन पूरा कढ़ाई गर्म हो जाता है। मतलब क्या, वो पूरे ठोस में ऊष्मा ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, तो इस मेथड को कंडक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो माध्यम के कण हैं, जो पार्टिकल्स है, अणु परमाणु है, वो केवल कंपन करते हैं। ठीक है, गति नहीं करते। होता क्या है ठोस में कि जैसे उसको ऊष्मा दीजिएगा तो उसके परमाणु जो हैं वो ऊष्मा को ग्रहण कर लेंगे और वो क्या करेंगे कि अपने बगल वाले परमाणु को ट्रांसफर कर देंगे। क्योंकि मान लीजिए कोई एक वस्तु है, इसमें परमाणु है छोटे छोटे, मान लीजिए यहाँ से आप हीट दे रहे हैं तो ये क्या करेगा, हीट एनर्जी ले लिया तो इसका तापमान बढ़ जाएगा, लेकिन बगल वाला परमाणु क्या है, इसका तापमान कम है, तो ये क्या करेगा, फिर से ये तो नियम है कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ऊष्मा ऊर्जा जाएगा, तो यहाँ से ये इसको दे देगा, फिर ऐसे ही ये इसको दे देगा, फिर ये ऐसे ही ये, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे पूरा मेटल गर्म हो जाएगा, पूरा पदार्थ गर्म हो जाएगा। तो ये ठोस माध्यम में ऊष्मा के स्थानांतरण का माध्यम है। लेकिन ठोस में जो है कि ये ऊष्मा का जो स्थानांतरण है सब कोई नहीं करता है। जो ऊष्मा का चालन करते हैं उसको चालक कहते हैं, और जो ऊष्मा को जाने नहीं देते हैं उसको कुचालक कहते हैं। जैसे जनरली जितने भी धातु हैं, धातु मतलब जैसे लोहा है, पीतल है, ये सब ऊष्मा को सुचालक हैं। मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक की ऊष्मा ऊर्जा का प्रवाह होता है। लेकिन लकड़ी, बर्फ, पेपर, हवा भी लिख सकते हैं, ये सब क्या है, ऊष्मा के कुचालक हैं। ये ऊष्मा को एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद नहीं करते हैं, उल्टा रोकते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि जैसे पेपर है, किसी खाने को पेपर से लपेट दीजिए तो क्या होगा, खाने का जो ऊष्मा ऊर्जा है बाहर नहीं निकलता है, तो खाना कुछ देर गर्म रहता है। ठीक है, वैसे ही लकड़ी है, लकड़ी को आप एक सिला अगर आग से जल रहा है तो उसका दूसरा सिरा पकड़े हुए हैं, कितना भी देर तक कोई दिक्कत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा एक ओर से दूसरे ओर उसमें नहीं जाता है, जो जल रहा है बस जल रहा है। लेकिन वही लोहा अगर है, उसका एक सिरा गर्म हो रहा है, दूसरा सिरा पकड़े रही है, तो कुछ देर बाद दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो धातु क्या हो गया, चालक हो गया, लेकिन लकड़ी कुचालक हो गया। वैसे ही हवा भी है, वो एक तरह से कुचालक की तरह काम करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर होता है तो एक जगह से दूसरे जगह टेम्परेचर जाता है। जैसे आप देखेंगे कि आग के पास बैठे हो तो कुछ दूर तक हवा गर्म हो जाती है, लेकिन वो गर्म होती है, लेकिन हवा जो है जनरली रोकने का प्रयास करता है तापमान को। लेकिन जब उसके कैपेसिटी से बाहर चला जाता है तो फिर वो पूरे कण ही गर्म हो जाते हैं। अब इसीलिए देखते होंगे कि गर्म ठंड के दिन में अक्सर कहा जाता है कि एक कंबल ओढ़े हुए हैं, ऊपर से चादर एक ओढ़ लीजिए। चादर ओढ़ने से क्या होगा कि चादर जो है, कंबल और चादर के बीच हवा का एक लेयर बन जाएगा, हवा। और हवा जो क्या करता है, वो कुचालक का काम करता है। तो वो आपके शरीर का जो ऊष्मा होगा उसको वो बाहर नहीं आने देगा, तो इसीलिए आपको ज़्यादा गर्मी फील होता है। तो इसीलिए कहा जाता है अक्सर कि रजाई उजाई ओढ़ने के ऊपर से एक चादर डाल लीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेथड है संवहन। संवहन मेथड जो है यह जनरली द्रव तथा गैस में होता है।
इसमें क्या करता है कि माध्यम के कण गति करते हैं। जैसे मान लीजिए एक पानी से भरा, इसमें है पूरा पानी भरा हुआ, आप नीचे से यहाँ मान लीजिए आग लगा दिए, ठीक है, यहाँ से आप उष्मा दे रहे हैं, तो क्या होगा, पहले पानी के यहाँ के जो कण है गर्म करेंगे, ये क्या होगा, गर्म करके ये आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, ऊपर जाएंगे, और यहाँ जो ठंडा वाला आ जाएगा तो वो गर्म होगा, ये तब तक ऊपर जाएंगे, ये इधर से आते जाएगा, ये गर्म होके इधर से निकलते रहेंगे। यानी क्या होगा, एक साइकिल चलेगा, इधर से गर्म होके ऊपर बढ़ते जाएगा, इधर से ठंडा आते जाएगा। यानी आप क्या देख रहे हैं कि इसमें जो माध्यम के कण है, जो पानी है, वो गति कर रहा है, जो गर्म हो गया वो वहां से दूर चला गया, फिर ठंडा वाला गर्म आके निकल गया। लेकिन ठोस में आप क्या देखे थे, यहाँ वाला गर्म होता था तो बस अपने बगल वाले को एनर्जी दे देता, वो अपने बगल वाले को दे देता था, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ यह एनर्जी लिया, अपना आगे बढ़ गया, अब दूसरा आया वो एनर्जी लिया, तो ये संवहन कहते हैं इसको, ठीक है। तीसरा माध्यम है विकिरण, इसको अंग्रेजी में रेडिएशन बोलते हैं। रेडिएशन में माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसमें कौन माध्यम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिना माध्यम के भी उष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जैसे आप देखते हैं कि प्रकाश के साथ साथ उष्मा भी आता है सूर्य से, तो सूर्य से तो बीच में बहुत जगह वैक्यूम है, लेकिन वहां से उष्मा ऊर्जा चला आता है ना, आप धूप में रहिए तो आपको गर्मी लगने लगता है। तो विकिरण में बिना माध्यम के ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उष्मीय ऊर्जा का, इससे माध्यम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि माध्यम ठोस है, गर्म है, या उसका कण गति करेगा नहीं करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो वहां से ऊर्जा सीधे यहाँ तक आ जाएगा। तो ये हमने देखा कि किस तरह से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आइए अब समझते हैं कि ऊष्मा के संबंध में 2-3 वैज्ञानिकों ने कुछ नियम दिए थे, उसको समझते हैं क्या है। पहला है न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन मतलब कूलिंग, यह कहता है कि किसी वस्तु से ऊष्मा का क्षय तापमान में अंतर के समानुपाती होता है। अब जानते हैं कि किसी भी ऊष्मीय ऊर्जा तब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगी अगर उसके बीच तापमान में अंतर रहेगा, तो हायर से लोअर की तरफ जाएगा। तो ये तापमान में अंतर जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी, उतना ज्यादा जो है ऊष्मा ऊर्जा निकलेगा, उससे क्षय होगा। दूसरा है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ साहब ने कहा था कि जो ऊष्मा का जितना अच्छा अवशोषक है उतना अच्छा उत्सर्जक भी होगा। मतलब हम किसी वस्तु को अगर ऊष्मा देते हैं तो क्या वो ऊष्मा ऑब्जर्व करता है, फिर अगर उसके बाहर टेम्परेचर कम जाए तो वो एनर्जी इमिट भी करता है, ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जन करता है, छोड़ता है। तो जो जितना अच्छा अवशोषक रहेगा, जितना ज्यादा ऑब्जर्व करेगा, वही उतना ही अच्छा छोड़ेगा भी। तो जैसे काला रंग का जो वस्तु होता है वो ऊष्मा को ज्यादा आपको ऑब्जर्व करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि गर्मी के दिन में धूप में काला कपड़ा नहीं पहना जाता है, लोग सफेद कपड़ा पहनता है। काला कपड़ा पहनिएगा तो धूप में जाइएगा तो क्या होगा, ज्यादा ऊष्मा ऑब्जर्व करेगा, आपको ज्यादा गर्मी लगेगा। लेकिन वहीं अगर आप सफेद कपड़ा पहनते हैं तो वो कम एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, आपको कम गर्मी लगेगा, ठीक है। चलिए फिर आता है स्टीफन का नियम। स्टीफन साहब ने कहा था कि कोई भी अगर बॉडी है वो काफी ज्यादा गर्म होता है तो उससे विकिरण निकलता है कुछ, ठीक है, रेडिएशन निकलता है, और वो जो रेडिएंट एनर्जी रहता है, जो विकिरण ऊर्जा होता है, वो उसके तापमान के पावर 4 के समानुपाती होता है, यानी E varies T4। तो ये स्टीफन साहब का नियम था। इसी नियम के आधार पे एक थर्मोविजन करके, थर्मोविजन या एक उसको एक और नाम दिया गया है पाइरोमीटर। इससे क्या करते हैं कि हम दूर से ही किसी वस्तु का तापमान माप लेते हैं। आप थर्मामीटर में क्या करते हैं कि जिस वस्तु का तापमान मापना हो उसके नज़दीक सटाते हैं, जैसे बुखार नापना हो तो बॉडी में, मुंह में लगा लेते हैं, कांख में लगा लेते हैं। लेकिन पाइरोमीटर में क्या है, जो हाई टेम्परेचर की वस्तु है दूर से ही आप उसका तापमान
इस यंत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। जैसे सूरज का तापमान लोग बताते हैं, तो सूरज पे जाके कोई थोड़ी नापा है, उससे कितना रेडिएट एनर्जी निकल रहा है उसी के आधार पे पाइरोमीटर से उसका तापमान माप लिया जाता है। ठीक है, इसको रेडिएशन पाइरोमीटर भी बोलते हैं। आइए अब समझते हैं कि जो कोई पदार्थ है ठोस से द्रव या द्रव से गैस अवस्था में कैसे परिणत होता है। देखिए, कोई भी पदार्थ है तो वो तीनों अवस्था में रह सकता है, ठोस, द्रव या गैस। जैसे आप पानी को लीजिए, तो पानी जब है वो द्रव अवस्था में है। मान लीजिए उसको जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, भाप बन जाता है, तो वो उसका गैसीय अवस्था है। वैसे ही अगर बर्फ को आप जमा दें तापमान कम करके, तो वो क्या होता है, वो ठोस अवस्था है उसका। ऐसे ही सारे पदार्थ ठोस, द्रव या गैस अवस्था में रह सकते हैं। पानी को हम तीनों अवस्था में पाया जाता है प्रकृति में, लेकिन बहुत सारे पदार्थ तीनों अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, प्रकृति में सामान्य अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। उसको जब उचित ताप पर गर्म कीजिएगा या ठंडा कीजिएगा तो तीनों अवस्था प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए, कोई वस्तु ठोस से जब द्रव बनता है तो उसको बोलते हैं द्रवन, या अंग्रेजी में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और जिस तापमान पर वो ठोस से द्रव बनता है उसको द्रवनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर कोई पदार्थ द्रव से ठोस बनेगा तो उसको बोलते हैं जमना। मतलब जम रहा है, पानी जम के बर्फ बन जाता है तो उसको बोलते हैं जमना, और उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। वैसे भी अगर दूध को आप देखते हैं कि दही बनता है तो उसको हम लोग जमना बोलते हैं, क्योंकि दूध द्रव से क्या ठोस दही बन जाता है। ठीक है, तो जिस ताप पर वो जमेगा उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, जमनांक बोलते हैं। तो जनरली पदार्थ का द्रवनांक और जमनांक दोनों एक ही होता है। जैसे पानी के लिए 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर पानी है उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर ले जाइएगा तो वो बर्फ बनना शुरू हो जाएगा। वैसे ही कोई बर्फ है तो वो जाहिर सी बात है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे आएगा। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान आगे बढ़ना शुरू होगा वो धीरे धीरे बर्फ क्या है, पिघलना शुरू हो जाएगा, यानी द्रवण शुरू हो जाएगा। देखिए, द्रवनांक के बारे में एक और चीज समझ लीजिए कि अगर दाब बढ़ाते हैं, प्रेशर, तो क्या होगा कि बर्फ जैसा है, बर्फ जो है उसका जो द्रवनांक है वो घटने लगता है। पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर वो द्रव बन रहा था तो उससे पहले ही और कम तापमान पर बनने लगेगा। लेकिन वहीं मोम जो है, मोम, उसका जो दाब बढ़ाने पर जो है द्रवनांक भी बढ़ जाता है तापमान, वो ज्यादा तापमान पे द्रव बनेगा या जमेगा। ठीक है, साथ ही अगर किसी पदार्थ में अशुद्धि मिलाते हैं, अशुद्धि जैसे पानी में नमक थोड़ा सा डाल दिए तो क्या होगा, जल्दी पिघलेगा या जल्दी जम जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए देखते हैं कि बर्फ में अगर नमक आप डाल दिए तो जल्दी पिघलने लगता है। तो ये है द्रवनांक। और अब आगे देखते हैं, अब अगर द्रव से आप और गर्म कीजिएगा द्रव को तो वो क्या हो जाएगा, भाप बन जाएगा, गैस अवस्था में आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं वाष्पन। ठीक है, और अगर गैस को ठंडा कीजिएगा तो गैस से द्रव बन जाएगा, तो उसको बोलेंगे संघनन। जैसे अब जनरली क्या होता है, पानी जमीन पे रहता है तो धूप जब उस पर पड़ता है तो वो क्या हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है, वाष्पीकरण उसका हो जाता है। और वही वाष्प जब ऊपर जाता है आसमान में तो वहाँ तापमान कम होता है तो वो गैस क्या हो जाता है, पानी की बूंद बन जाता है, द्रव, तो उसको संघनन बोलते हैं। और वही पानी का बूंद बन के फिर वर्षा होता है। तो जिस तापमान पर कोई द्रव पदार्थ गैस बनना शुरू हो जाता है उसको उसका क्वथनांक बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मतलब उस तापमान पे वो बॉइल होने लगता है, भाप बनने लगता है, तो उसको क्वथनांक बोलते हैं। जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब पानी को आप गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस जाएगा तो वहां से वो क्या होगा, गैस से जो है वो द्रव से गैस बनने लगेगा, भाप बनने लग जाएगा। ठीक
ठीक है, तो आप क्वथनांक समझ लिए। जनरली किसी भी पदार्थ का जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम रहता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है। ठीक है, कहीं भी है अगर ठोस है तो पहले उसको गर्म कीजिएगा, मेल्टिंग पॉइंट तो द्रव बनेगा, और फिर द्रव से ज़्यादा गर्म कीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट आएगा, उसके बाद गैस बन जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जनरली मेल्टिंग पॉइंट, जनरली बोल रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। लेकिन अगर क्या हो कि मेल्टिंग पॉइंट ही ज़्यादा हो जाए और बॉइलिंग पॉइंट कम रहे तो क्या होगा, मान लीजिए ठोस को गर्म कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, पहले ही बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, तो क्या वो खौलने लगेगा, एक के बार गैस बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठोस से सीधे अगर एक के बार गैस बन जाए तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे आप कपूर है, कपूर पूजा में हम लोग यूज करते हैं, उसको जलाते हैं तो देखते हैं वो पानी गैस टाइप, एक के बार पानी नहीं बनता है, द्रव नहीं बनता है, एक के बार गैस बन जाता है, उड़ जाता है, तो कपूर को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, क्वथनांक भी जो होता है इसमें भी अगर अशुद्धि मिलाते हैं तो इसका भी जो क्वथनांक क्या है वो घट जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज क्वथनांक के साथ समझना है कि दाब अगर आप बढ़ाते हैं तो क्वथनांक जो है बढ़ जाएगा। मतलब अगर आप दाब बढ़ा दिए तो क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा तापमान पर होगा। तो इसी आधार, इसी प्रिंसिपल पे हमारा क्या बना है, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में क्या होता है, दाब बढ़ जाता है, तो दाब बढ़ जाता है तो पानी का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा, यानी पानी ज्यादा तापमान पर खौलेगा, और ज्यादा तापमान पर खौलेगा तो क्या होगा, चावल जल्दी पक जाएगा, क्योंकि उसको ज्यादा तापमान मिलेगा, ज्यादा ऊर्जा, उसमें ऊर्जा मिलेगा। लेकिन वही चीज अगर आप पहाड़ पर चले जाते हैं और वहां पे चावल पकाते हैं तो वहां पहाड़ पर चूंकि वायु दाब कम हो जाता है तो पानी का तापमान, क्वथनांक घट जाता है, पानी कम तापमान पर खौलने लगेगा। कम तापमान पर खौलने लगेगा तो चावल को पकने के लिए जो तापमान चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो वहां चावल लेट से पकेगा। ठीक है, एक चीज और समझते हैं हम लोग, वाष्पन में, वाष्पन की जो प्रक्रिया है वो दो तरीके से है। वाष्पन आप समझते हैं द्रव से गैस बनने को वाष्पन कहते हैं, वेपोराइजेशन। तो यह दो तरीके से होता है, एक होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो हर ताप पे हमेशा होते रहती है। जैसे आप बाल्टी में पानी रख दिए तो कोई भी टेम्परेचर रहे, ये जो ऊपर वाला पोर्शन से थोड़ा थोड़ा पानी उड़ उड़ के निकलते रहेगा, तो इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। इसमें सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन से गैस बनेगा, ठीक, बाकी नीचे का कोई मतलब नहीं है। लेकिन उबलने में जब आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो इसके जितना भी है हर जगह से ये 100 डिग्री सेल्सियस पर गैस बनना शुरू होगा, निकलने लगेगा गैस, तो इसको उबलना बोलते हैं और इसको वाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण हर ताप पर होगा, कितना डिग्री तापमान है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी वाष्पीकरण के वजह से हमारा जो शरीर है पसीना निकलता है, और उस पसीने का क्या है, वो पसीना जो है हमारे शरीर से वाष्पीकरण के द्वारा बाहर निकलता है। वाष्पीकरण में क्या होगा, वो हमारे शरीर से तापमान लेता है, तापमान यानी उसमें ऊर्जा लेता है, तो हमारे शरीर को ठंडक महसूस होता है। वैसे ही इसी वाष्पीकरणों की वजह से घड़ा का जो पानी है वो ठंडा रहता है। क्या होता है, घड़ा में छोटे छोटे एकदम महीन महीन छिद्र रहते हैं, उससे क्या होता है, जो भी घड़ा का पानी है वो समझिए कि एक तरह से वायुमंडल के संपर्क में आ जाता है। वायुमंडल के संपर्क में आएगा तो उस पानी का वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण में जो थोड़ा उष्मा चाहिए वो कहाँ से लेगा, वो पानी अपने अंदर से लेगा, तो इसलिए अंदर वाला पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ये वाष्पीकरण का उदाहरण है। और बाकी जब किसी को प्रॉपर टेम्परेचर दीजिएगा क्वथनांक तक, तो वो क्या होगा, वो पूरे गैस, पूरे द्रव से गैस बनना शुरू हो जाएगा। इसको उबलना बोलते हैं, बॉयलिंग। अब आइए समझते हैं गुप्त ऊष्मा क्या होता है। देखिए, कोई भी
पदार्थ है, तो आप इसको अगर ऊष्मा देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, इसका तापमान बढ़ता है। पहले अगर मान लीजिए 5 डिग्री है तो 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 7 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जितना वो एनर्जी ऊष्मा एनर्जी स्टोर करते जाएगा उसका तापमान बढ़ते जाएगा। अब मान लीजिए कि एक बर्फ है, ठीक है, बर्फ है, इसका तापमान कम है, हम इसको गर्म कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे कहाँ पहुँचेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचेगा तो इसके बाद क्या होगा कि जो भी हम इसको ऊष्मा एनर्जी देंगे वो क्या करेगा, उस ऊष्मा एनर्जी का उपयोग करके ये पानी, बर्फ से पानी बनने लगेगा। और बर्फ से पानी बनने लगेगा तो ये जो तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस, ये बढ़ेगा नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। लेकिन ऊष्मा तो हम लगातार दे रहे हैं, तो ये ऊष्मा कहाँ जा रहा है, ये ऊष्मा जा रहा है बर्फ से पानी बनने में जो ऊर्जा लग रहा है उसमें जा रहा है। तो ये तापमान नहीं बढ़ेगा। तो ये कब तक तापमान नहीं बढ़ेगा, जब तक कि पूरा बर्फ पिघल के पानी नहीं हो जाए। तो तापमान नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जो हम एनर्जी तो दे रहे हैं, इसी एनर्जी को हम लोग गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। यानी कि गुप्त ऊष्मा जो है वह ऊर्जा का वह भाग है जो पदार्थ को हम देते हैं तो वो ठोस से द्रव बनता है तथा तापमान उसका स्थिर रहता है, उसको बोलते हैं द्रवण की गुप्त ऊष्मा। वैसे ही जब भाप बनाना हो, पानी को आप गर्म कर रहे हैं, तो मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस से गर्म करना स्टार्ट किए, तो पहले जब आग जलाइएगा तो क्या होगा, 50 से 51, 52, 60 होगा। जब 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा तब पूरा ये जो पानी है बॉयल होने लगेगा, गैस बनने लगेगा। तो इसके बाद जो तापमान है, आप कितना भी एनर्जी दीजिएगा 100 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं बढ़ेगा। वो क्या होगा, जब तक गैस पूरा ही पानी नहीं बन जाएगा तब तक ये तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो आप देख क्या रहे हैं कि आप ऊर्जा तो दे रहे हैं लेकिन तापमान नहीं बढ़ रहा है। तो ये जो ऊर्जा दे रहे हैं उसको बोलेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। जैसे पानी का जो गुप्त ऊष्मा होता है, ठोस से बर्फ से पानी बनने का 80 कैलोरी पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम पानी को, अगर 1 ग्राम बर्फ को पानी बनाना हो तो 80 कैलोरी ऊर्जा लगेगा, ठीक है। वैसे ही अगर 1 ग्राम पानी को भाप बनाना हो तो 540 कैलोरी आपको गुप्त ऊष्मा देना पड़ेगा। वो ऊष्मा दीजिएगा, वो बर्फ से पानी बनेगा लेकिन तापमान सेम रहेगा। एक चीज़ यहाँ और आप देखिएगा कि जो पानी है ठोस से द्रव, तो उसका गुप्त ऊष्मा क्या है, 80 कैलोरी पर ग्राम, जबकि भाप का कितना है, 540 कैलोरी पर ग्राम। इसीलिए अगर समान तापमान पे हो, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी हो, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप भी हो, तो आपको भाप में ज़्यादा हाथ चलता है। क्या है कि भाप में क्या है, वहाँ ऊर्जा वो ज़्यादा स्टोर किए हुए हैं। तो ये है गुप्त ऊष्मा। अब आइए एक समझते हैं हम लोग कि सापेक्षिक आर्द्रता क्या होता है। इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं। देखिए, ह्यूमिडिटी जो है, आर्द्रता, वो वायुमंडल में कितना वाष्प है उसकी मात्रा जानने का तरीका है। आप जानते हैं वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इसके अलावा धूल कण है और वाष्प भी रहते हैं। वाष्प मतलब पानी के कण। तो वायुमंडल में पानी के कण कितने हैं उसी की मात्रा जानने के लिए हम लोग सापेक्षिक आर्द्रता या ह्यूमिडिटी यूज करते हैं। अगर वायुमंडल में पानी की मात्रा, सापेक्षिक आर्द्रता ज़्यादा है, यानी उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो यानी भाप ज़्यादा है, वाष्प की मात्रा। तो अब अगर वायुमंडल में वाष्प की मात्रा ज़्यादा है तो आपके बदन का जो पसीना है उसका वाष्पीकरण कम होगा, क्योंकि वायुमंडल में ऑलरेडी ज़्यादा है वाष्प, तो वो आपके शरीर से वाष्प काहे लेगा। तो इससे क्या होगा कि जब वायुमंडल में वाष्प ज़्यादा रहेगा तो आपके शरीर के पसीने का वाष्पीकरण कम होगा, और शरीर के जब वाष्पीकरण नहीं होगा तो क्या होगा, आपको गर्मी ज़्यादा महसूस होगी। इसीलिए आप कभी कभी नहीं कहते हैं कि बड़ा उमस टाइप का माहौल किया हुआ है, तो उसी उमस को समझिए कि आर्द्रता बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। यानी उमस ज़्यादा है मतलब बाहर वाष्पीकरण, वाष्प ज़्यादा है, आपके पसीना निकल तो रहा है शरीर से लेकिन
शरीर से फिर अब वायुमंडल में नहीं जा रहा है, इसीलिए आपको क्या गर्मी ज़्यादा फील होगा। तो इस सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक हाइड्रोमीटर भी होता है। हाइड्रोमीटर से क्या होता है, हम अपेक्षिक घनत्व मापते हैं, अपेक्षिक घनत्व मापते हैं, और हाइग्रोमीटर से हम सापेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। तो इसी आर्द्रता के हिसाब से वातावरण के मौसम की पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। अगर आपका आर्द्रता 100% हो जाए, 100% मतलब कि एकदम पूरा भाप वाष्प बन जाए वायुमंडल में, तो उस समय बारिश होने की संभावना एकदम बढ़ जाती है। 100% चांस है कि बारिश होगा। जैसे आप लोग जो नली यूज करते हैं बातचीत में कि उमस ज्यादा हो गया है, लगता है कि बारिश होगा, तो वही मतलब होता है। ठीक है, इस तरह हमने ऊष्मा चैप्टर से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने बता दी हैं। अगर फिर भी कुछ रह गया हो जानने समझने के लिए तो आप लोग बताएं, हम उस चीज़ को बताने का प्रयास करेंगे। बाकी आप लोग इस पर से क्वेश्चन का अभ्यास कीजिए, और कोई सवाल नहीं बनता है तो वो हमसे पूछिए, हीट रिलेटेड हम जरूर बताएंगे। धन्यवाद।